शेयर कर देना लिंक। एक मिनट का है सर, फिर हो जाएगा। लिखेगा ये हो गया लिंक शेयर कर। अभी उसका फोन आया था, भेज रहा हूँ दूसरा तो बच्चा का इसमें आएगा, इसने भेजा दूसरा तो बच्चा कहता है राजेश चलेंगे बोलना आएगा राजेश क्या अरे सर ने भेजा तो क्या करना वो जो क्वेश्चन भेजे अब इसका इसका आंसर करेंगे नहीं आंसर नहीं कर ये डालेगा मतलब मैं प्रिपेयर हूं सब नेक्स्ट क्या ये दोनों आंसर ढूंढ रहे हैं सब तैयार करके चलिए स्टार्ट किया आप लोग। हाँ ये भी ठीक है सर, ये ग्रुप में भेजना है, ग्रुप पे नहीं नहीं अपना जो वॉइस है वहाँ पे बहुत से टीचर रहता है। तो सबसे पहले चल अभी भेज दूंगा। देखो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डालने से वो सिस्टम सर्वर नहीं बन जाता। जैसे मान लो 2016 सर्वर या 2019 सर्वर अगर कंप्यूटर के अंदर डाल दिए तो वो सिस्टम सर्वर नहीं बन गया। सर्वर कब बनता है? जब उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी की जो सर्विस इंस्टॉल करते हैं तब वो सर्वर कहलाता है। तो पहले सर्वर क्या होता है इस चीज को लिखो। व्हाट इज सर्वर? सर्वर इज अ interface. Server is an interface through which you create centralized management through which you centralized management between network means all authentication and authorization services, all authentications and authorization services run by या और लिख के run by या और authorization and authentication run by और लिख के deploy by दोनों लिख सकते हो। run by और लिख के deploy by this interface। यानी एक सर्वर इंटरफेस से हम लोग सेंट्रलाइज डिप्लॉय वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब सर्वर इंटरफेस को समझ में आ रहा है। सर्वर इंटरफेस मतलब ओएस सर्वर का, ओएस को इंटरफेस भी तो बोला जाता है टेक्निकल में, उसको इंटरफेस सर्वर it provides client is different kind of service। देखा तो भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करने की नहीं different kind of provides client different types of services। हाँ वो भी लिख सकते हो, पर सेंट्रलाइज अगर बोल दिया तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसमें सर्विस आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन आएगा, प्रिविलेज आएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट कॉल्ड NT 4.0, ये पहला सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था सर्वर का, दैट कॉल्ड NT 4.0। फिर आया 2K, फिर आया 2K। अब ऊपर सर्वर फैमिली लिख दो और नीचे ये सब लिख दो। 2K3, 2K8 सर्वर फैमिली लिख दो। 2K12, 2K16,
2K19 12 एंटी के साथ है सर। कौन अलग 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 और इससे पहले 4.0 से पहले क्या आते थे सर? 3.0 किस रेंज में? 4.0 से इसका क्या बोलेंगे? विंडोज 2 विंडोज सर्वर एंट्री 4.0 2013 2003 2008 बेटा वर्जन है। क्या फुल वर्जन नहीं है। सबके आगे विंडोज कर दो। विंडोज सर्वर फैमिली लिख दिया तो विंडोज सर्वर एंट्री 4.0 विंडोज सर्वर 2000 विंडोज सर्वर 2003 ये तो लिनक्स में नहीं था सर सर्वर? है लिनक्स में नहीं आया था? लिनक्स में भी सर्वर है। हमें तो सर पढ़ाया नहीं सर इन्होंने सर्वर पढ़ाएंगे जो सबसे पहला था पढ़ाएंगे सर। विंडोज का सर्वर पढ़ेंगे लिनक्स का भी लिनक्स का सर्वर पड़ेगा इसमें माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पढ़ेगा उसमें रेड हैट का सर्वर सर किसमें अपाचे नहीं हम पढ़ेंगे किस चीज का सर्वर? विंडोज का या किसमें? विंडोज यहीं पे इस जैगिंग में यहाँ पे दोनों पढ़े आप सर पढ़ाएंगे। लिनक्स में लाइनेक्स का सर्वर पर होगे हम जो पढ़ाएंगे वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पढ़ाएंगे। अभी नहीं हुआ हम MCSC पढ़ा रहे हैं तो हम तो माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्वर पढ़ाएंगे। लिनक्स से शुरू और खत्म। चलो ठीक ये है ये सारे देखो अब माइक्रोसॉफ्ट तो कुछ लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ही रख रखा है वो जब चाहे तब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर देता है बट ऑर्गेनाइजेशन तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं करता है। तो अभी अब आप लोग 2012 से मूव होके 2016 में आ रहे हैं। देखो जब सर्वर मूवमेंट होता है तो वैसे सिचुएशन में मेन होता है डेटाबेस भी मूवमेंट होना चाहिए, सर्विस भी मूवमेंट होना चाहिए और वो सब नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में डेली अपग्रेड नहीं किया जाता है जो 2012 है तो 16 कर लो, 16 है तो 19 कर लो, 19 है तो 22 कर लो, ऐसा नहीं। काम चल रहा है तो उसको चलने दिया जाता है। तो अब लोग धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं 2016 सर्वर पे, ठीक है। बाकी अभी 19 वगैरह 22 वगैरह तभी भूल ही जाओ उतना ज्यादा करके। बट अगर किसी ने 2008 सर्वर पे भी काम कर लिया तो वो 12 पे भी कर सकता है इजी वे में, 16 पे भी कर सकता है, 19 पे भी कर सकता है, 22 पर भी कर सकता है। 2003 सर्वर का इंटरफेस और इधर के इंटरफेस में डिफरेंस। बट अगर किसी बंदे ने 2008 पे काम कर लिया तो ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी 2012 में 16 में, वो बंदा कर सकता है। तो फिर इसमें क्या डिफरेंसेस वगैरह क्या नया चीज ऐड किया? हेलो ज्यादा सिक्योरिटी करती है स्टूडेंट क्या अच्छा चलो ठीक है मैं हाँ तो 2003 का जो इंटरफेस था वो डिफरेंट था और इसमें एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस होती है उसका भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग था। बट 2008 से लेकर के अभी तक जितने भी सर्वर हैं उन सब में इंटरफेस एक ही टाइप का है, सिर्फ कुछ सर्विस का वर्जन चेंज कर दिया। जैसे IE है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन चेंज कर दिया, IIS का वर्जन चेंज कर दिया, पावर सेल का वर्जन चेंज कर दिया और इंटीग्रेटेड फीचर दे दिया जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड वगैरह से जुड़ सके। 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। बाकी कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इनमें।
हाँ कल तुम उधर को गए जो बोर्ड नहीं है यहाँ से जब बोलते हैं वीडियो ऑन है तुम उधर को गए किसी से लड़की ऐसे ऑन है किसी से लड़की मैं तो बुढ़े को टकराते राजा करे नहीं साला किसी की लड़की के चक्कर में गाड़ी के नीचे बंदा यार बहुत लोग टकरा रहे बाबू भाई याद टकराए बुढ़े फोन जी नहीं करे बेटा सीधे दीदी आगे नहीं पीछे आगे चल रही है पीछे नहीं हमारे तो पीछे ही चल रही है कभी ऐसा ना हो जाए राजेश किसी ने ऐसा हो जाए बेटी आगे चल रही है बाप भी चल रहा है ये उसको तारने में लग जाए और बाप लग रहा है अभी टकराने की बात मत वीरू भाई म्यूट क्यों कर दिया? राहुल भाई
सर्वर फैमिली है, ठीक है। और क्लाइंट फैमिली में तो तुम लोग ओएस में पढ़ा ही होगा। सबसे पहला जो था डॉस था, है ना, 3.0, 9x, 95, 98, 2000 मिलेनियम। तुम लोग को पता है 2000 साल को मिलेनियम ईयर क्यों बोला जाता है? 2000 साल को मिलेनियम ईयर क्यों बोला जाता है? नहीं जब वही खत्म हो गया था ना, 1000 साल कुछ ऐसे खत्म हो गया। नहीं बात माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 साल में मिलेनियम ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था और उसी बेस पे उस ईयर का नाम मिलेनियम ईयर सॉफ्टवेयर ओएस 10 लाख। हाँ, नहीं क्लाइंट का ओएस है, सर्वर का तो ये ओएस है, क्लाइंट की ये ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक्सपी विंडोज है, अरे तुम्हारा उम्र भी उतना नहीं होगा, कहाँ से सुनेगा देखेगा। 2000 साल में ही ये लॉन्च हुआ, साल 2000 ना। तो कितने साल तुम लोग हैं? मतलब 2000 साल लगे जाए लोग, 2-3 तो ऐसा 2000 साल लगे, 2000 साल 2000 आया था, उसी में माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं। हाँ 2000 की, उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था, इसीलिए उस ईयर को मिलेनियम ईयर के नाम से भी जाना जाता है। 2-3 तो है सर उस युग। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पॉपुलर हुआ, इसीलिए तुम्हें नहीं पता, ठीक है। फिर 2000 प्रोफेशनल आया था, फिर एक्सपी आया था, फिर विस्टा आया था, फिर विंडोज 7 आया था, फिर विंडोज 8 आया था, फिर विंडोज 10 है, विंडोज 11 4004 नॉट विंडोज 4004 का प्रोसेसर, फर्स्ट प्रोसेसर जो था वो 4004 था, जो 1962 में रन कर गया। हाँ, इंटेल ने सर 1962 हाँ क्या बनाया था प्रोसेसर। कड़ी चावल। फिर उसको रजिस्टर्ड करके 66 में लाया गया था, ठीक है। बट 64 से 70 तक नेटवर्किंग नहीं हो पा रहा था, तब ओएसआई मॉडल 1970 में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग अब उस पर नहीं जाएंगे, फिर बैक चले जाएंगे ज्यादा। तो इसी सब पे आते हैं, ठीक है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बोला जो बाय डिफॉल्ट 2012 सर्वर अभी तक चल रहा था, अब धीरे धीरे लोग मूव कर रहे हैं 16 पे। 19 टूकेट, ये तो अभी बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन का मतलब होता है ट्रायल वर्जन, प्रैक्टिस वर्जन में कहते हाँ, जो अभी लॉन्च किया है, चेक करो इंटरफेस में कोई खामी वगैरह नहीं है, तो वो है तो बताओ, फिर हम लोग उस चीज को दूर करें, ठीक है। तो बीटा वर्जन जो होता है ये नॉर्मली इस चीज के लिए होता है, जो आप उस चीज को चेक करो, आप उस चीज को कोई प्रॉब्लम आ रहा है इंटरफेस में, क्योंकि आपने 2019 यूज किया है, तो 22 का इंटरफेस कैसा लग रहा है आपको। तो जैसे विंडोज में देखते हो पहले 32 बिट आता है, फिर 64 बिट आता है, तो 32 बिट ट्रायल वर्जन ही तो होता है। 32 बिट पे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, 64 बिट पे ही लाइसेंस मिलता है। तो 32 बिट ट्रायल के लिए होता है, 64 बिट। तो इसमें बीटा वर्जन ट्रायल के लिए होता है, और R2 जो लिखा आता है रिलीज 2, वो लाइसेंस वर्जन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। R2 हाँ, R2 मींस रिलीज 2। रिवीजन होता है ना, रिवीजन होता है, रिलीज होता है। रिलीज 2। R1 is only for beta. R1 नहीं होता, बीटा वर्जन और R2। क्लियर यहाँ तक? तो 2012 से बीटा कौन सा? 2022 का है, 22 बीटा है। तो नॉर्मली होता क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमेशा चेंज करना संभव नहीं होता है किसी के लिए, उसका मेन रीजन मैंने आपको बताया, जो हमारा डेटाबेस भी मूव होना चाहिए। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया उससे नहीं है ना। मान लो हमारे पास 5000 यूजर है, अब किसी का पॉलिसी नहीं लग रहा है, किसी का कंसोल नहीं एक्सेस हो रहा है, किसी का डेटाबेस नहीं हो रहा है, तो इशू आएगा ना। तो कंपनी डेली बाय डेली अपडेट नहीं करती। बट आपको किसी भी इंटरफेस, आपको जिस पे करना होगा करना, 19 पे करना होगा 19 पढ़ना, 16 पढ़ना होगा 16 पढ़ना, किसी पे भी कर सकते। इंटरफेस लगभग सेम ही है,
सिर्फ क्या किया गया है, जो मैंने बताया आपको, पावर सेल को इंक्रीज कर दिया गया है 3.0 से 4.0 पावर सेल ले आया। ठीक है, पावर सेल कहोगे क्या होता है, तो पावर सेल जस्ट लाइक एज ए कमांड प्रॉम्प्ट, बट पावर सेल का यूज जो होता है मोस्टली आपको मेल सर्वर में किया जाता है, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर में ग्राफिकल नहीं होता है। तो उसमें जो भी चीज है, यूजर हो गया, स्टोरेज ग्रुप हो गया, मेल बॉक्स हो गया, कंटेनर हो गया, मेल रजिस्ट्री हो गया, वो सब पावर सेल के थ्रू ही रन करना पड़ता है। जो एक्सचेंज सर्वर बताया आपने, हाँ, एक्सचेंज सर्वर ऑन करते ही पावर सेल ओपन हाँ, होता है। पावर सेल ओपन होता है, ऑन करोगे ना, बट उसका इंटरफेस तो सर्वर के थ्रू एक्सेस होता है ना, क्योंकि सर्वर पे ही एक्सचेंज सर्वर इंप्लीमेंट किया जाता है। पर जब उसके एक्सचेंज के अंदर काम करोगे कुछ भी, वो कहेगा पावर सेल ओपन करके करो, ग्राफिकल में उतनी सुविधा नहीं, तो वहां पे ज्यादा करके यूज किया जाता है। या जो लोग सेल स्क्रिप्टिंग करते हैं, कोई मैसेज वगैरह स्क्रिप्ट कराना है, रन करवाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब एक लिख पॉपअप दिया, बनवाना है, एक लिख हाँ, दिया सब पे चल जाए, तो वो पावर सेल के थ्रू किया जाता है। इसके लिए VB स्क्रिप्ट वगैरह आना चाहिए, स्क्रिप्ट रन करना। या देखते हो तुम लोग न्यूज सुनते हो तो ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, ब्रेकिंग न्यूज वगैरह, तो कैसे होता है, सारे नोड पे एक साथ जाता है, तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू तो जाता है, पूरे डोमेन में ब्रॉडकास्ट कर देता है, जितना बड़ा उसका नेटवर्क है सब पे वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। तो इन सब चीज के लिए ज्यादा करके यूज किया जाता है। अब थोड़ा मैं और डिफरेंस बताऊं तो ये 2003 वगैरह में, थोड़ा तुम लोग नोटबुक पे लिखोगे, विंडोज सर्वर एडिशंस लिखो, विंडोज सर्वर एडिशंस। तो विंडोज सर्वर एडिशन पहले 2003 वगैरह लिखो, फर्स्ट लिखो 2003 सर्वर स्टैंडर्ड एडिशंस, स्टैंडर्ड एडिशंस। फिर उसी में लिखो डेटा सेंटर एडिशंस, हाँ, दूसरा होगा डेटा सेंटर एडिशन। पहले स्टैंडर्ड एडिशन लिख लिया, फिर डेटा सेंटर एडिशन लिख लिया, फिर लिखो तीसरा इंटरप्राइज एडिशन। सारे 2003 सर्वर में ही एडिशन से, जैसे तुम लोग विंडोज का होता है सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, प्रो एजुकेशन, तो इसी तरह से सर्वर के अंदर एडिशंस होता है, सब में अलग अलग फीचर्स होता है। उसके बाद आपका है वेब एडिशंस, विंडोज सर्वर वेब एडिशन। हाँ, विंडोज सर्वर वेब एडिशन। सर ये अलग है, सर, ये इसीलिए इसमें join है है। वैसे? 2003 के साथ ये अलग है। 2003 का ही, 2003 वेब एडिशन। सर ये हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, विंडोज सर्वर वेब एडिशन। नेक्स्ट लिखो, सर इसी में है सर। हाँ, ये सब अभी 2003 का ही लिखा, 4 हो गया ना। जी सर। पांचवा लिखो 2003 सर्वर आइटेनियम बेस्ड सिस्टम, टाइटेनियम, हाँ, आइटेनियम बेस्ड सिस्टम, आई बेस BASED, BASED बेस्ड, सर कैन यू स्पेल इट? BASED बेस्ड, टाइटेनियम बेस्ड सिस्टम। ITANIUM। हाँ, ये 5 एडिशंस होते थे 2003 सर्वर में। पर सुन लो, आइटेनियम बेस्ड सिस्टम जो होता था एडिशन, वो ब्रांडेड मशीन में ही चलता था, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक कंपनी के अंदर। आइटेनियम है क्या सर? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रांडेड मशीन सर, ये 2003 सर्वर आइटेनियम बेस्ड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था। जैसे IP वर्जन 5 में कल बताया था ना, क्या उसका था, स्ट्रीम प्रोटोकॉल बोला जाता था, लगता था अलग नाम। तो उसी तरह से 2003 सर्वर आइटेनियम बेस्ड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, बट वो ब्रांडेड मशीन में ही चलता था। ब्रांडेड का मतलब सर, ब्रांडेड का मतलब नट बोल्ट से लेकर के कैबिनेट तक एक ही वेंडर का होना चाहिए। जैसे ये लेनोवो का। हाँ,
तो नेटवर्क का पता कैसे लगाएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डालोगे ना तो एरर है। अभी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सन सॉलिड, सन का ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम इसमें डालो नहीं इंस्टॉल हो। लिनक्स वाला ना लाइनेक्स का सर, इसके ब्रैकेट में लिख ले पहला सर। था। सर सोलरिस कंपनी है। ब्रैकेट में लिख ले कि इट वर्क ऑन ओनली हाँ ब्रांडेड पीसी तो सन सॉलिड जो है उस कंप्यूटर के अंदर एक नट भी दूसरा लगा दोगे ना तो नहीं चलेगा। नट से क्या दिक्कत है? कंफर्टेबल इंटरफेस होना चाहिए ना। मैं तुम्हें बोलूं जो रोड पे चलो पढ़ोगे क्यों? पढ़ाना ही तो है। तो कंफर्टेबल जोन वो नहीं है ना। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। वो सिर्फ सन के हार्डवेयर पे, लैंग्वेज नहीं समझ पाता है ना हार्डवेयर, तो वहां पे जाएगा तो एरर दे देगा। तो सन सॉलिड के बाद यूनिक्स आया। अभी भी डीयू का जो सर्वर है ना वो सन पे ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी भी जो सर्वर है ना सन पे ही है। सन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब कैसे पता सर आपको अंदर की बात? सन से ही यूनिक्स बना था। हाँ, सन का ही कर्नल के थ्रू यूनिक्स का कर्नल डिजाइन सबसे पहले उसी का आया था सन सॉलिड। वो कागजी बना है, वैसे है। और यूनिक्स के कर्नल बेस्ड पे तुम्हारा लिनक्स वगैरह सारे जितने भी आए हैं सर ये सब, चाहे उबंटू हो, फेडोरा हो, ये सब उसी का कॉपी है। सर ऐसे लिख ले सोलरिस से सब कुछ। हाँ, सारे सबसे मेन जो GUI CLI स्ट्रॉन्ग कर्नल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसी का सन सॉलिड। मैं कुछ बताया सर लिखना ये चाहिए। सब लिखने की जरूरत नहीं, सब समझने का। और उसका सिस्टम भी देखोगे ना सन सॉलिड हम लोग तो यूज किए हैं। इतना बड़ा बड़ा आता था, लेटा हुआ डेस्कटॉप की तरह रहता था। ये तो खड़ा है जानबूझ के लेटा रखा है, वो लेटा ही रहता, ठीक है। और इतनी उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड और सिक्योर होता था जो फायरवॉल भी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके कर्नल बहुत ज्यादा है। तो कहोगे सब जगह क्यों नहीं यूज होता है? सब जगह इसलिए नहीं होता है, ये हार्डवेयर जो मुश्किल है ना, सब जगह सन को हार्डवेयर मिलना मुश्किल है ना। अब मान लो ब्रांडेड मशीन खोलेगा, महंगा भी होता है, और देखिए तो लोग सोचता है कि उसके जगह पे या दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो सन सॉलिड अभी एक सिर्फ डीयू यूनिवर्सिटी के सर्वर में यूज होता है। सेम कंपोनेंट में मतलब इंटरनल के रैम भी सेम कंपोनेंट नहीं, सब कुछ एक ही कंपनी का, एक HP ही की, सन का ही motherboard हार्डवेयर HP की, होना RAM चाहिए। HP की, सन कंपनी है नहीं सर, जैसे एचपी कंपनी वो बनाते हैं क्या? नहीं, एचपी कंपनी रैम नहीं बनाती। उसको इस मशीन को ब्रांडेड मशीन नहीं बोलते, इसको वेंडर मशीन बोला जाता है। सर ये हाँ, कभी एचपी देखा है वो बनाया है मदरबोर्ड सीपीयू? मतलब सर जो भी कंपनी मतलब सर ये लेनोवो को ये है वेंडर मशीन। हाँ, ये वेंडर मशीन सर यानी branded machine कौन वेंडर से ने होते हैं? आपको असेंबल करके दिया है। सर तो मेड इन चाइना और सन में क्या होता है, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क सब सन का ही रहता है। अच्छा, ये होता है ब्रांडेड। पूरा मसला। हाँ, मतलब एक कंपनी जो ऊपर से अपना टैग सारा भी प्रोडक्ट अपना खुद से बनाया हाँ, यानी ओएस से लेकर के हार्डवेयर उडवेयर सब कुछ सिर्फ एक इंसान ही वो नहीं बनाता है, बाकी सब कुछ ऐसे। समझ में आया? ये चीज है सर कि हाँ। नेटवर्क को कैसे अपना सॉफ्टवेयर फोटो वगैरह भी नेटवर्क पर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? तुम मदरबोर्ड पे लगाते हो, है ना? तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है तो पोस्ट क्या करता है, सारे हार्डवेयर को चेक करता है। जोड़ा हुआ है अरे मैंने लगा दिया मैंने। सॉफ्टवेयर को कैसे पता चला? सब डिटेक्शन हो जाता है सारे मदरबोर्ड पे चिप जो नेटबोर्ड का मतलब क्या होता है? तुम जो मदरबोर्ड कसा हुआ उसकी कर रहे हो? हाँ सर वही कह रहे हैं। सर आईसी चिप की बात कर रहे हैं। हाँ, आईसी की बात तो कर रहे हैं। उसके अंदर जो सर्किट चिप रहता है वो मदरबोर्ड वो तो यार मदरबोर्ड, तुम नेटबोर्ड मत लगाओ, ऐसे कर
ये भी टेंशन में ये तो मैं सोच रहा हूँ हो गई भाई कोई हाई टेक्निक नेट बोल अपना भाई भी उसी धोखे में थे। नट बोल्ट यार अगर मदरबोर्ड हम नहीं भी कसेंगे तब भी चल जाएगा, ऐसे पड़ा रहता। उस नट बोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चा शोध करते सर घर जाके यार। यानी हर एक चीज कंपोनेंट जो होना चाहिए ना, मदरबोर्ड पे हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कोई भी कंपोनेंट लगाएंगे तो वो सन का ही होना चाहिए, तभी जाके वो चले। सर सोलरिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन कंपनी है। हाँ, सन कंपनी है, सोलरिस ओएस है। सब कुछ सन का होना चाहिए। हाँ, सब सब- छोड़ दो। क्लियर हो गया आप लोग को? तो आज सन नहीं नहीं वो सब छोड़, सिर्फ जानने के लिए बता, इतना तो याद रह ही जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ऐसा संभव हो नहीं पा रहा था, सब कुछ उसी का यूज करे। हो सकता है कभी एसएमपीएस नहीं मिलता था यार, मान लो सन के पास अभी एसएमपीएस नहीं है, तो हम फिर 2 महीना बैठे रहे, वो कब लाएगा। मान लो कोई रैम नहीं है, मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट आ गया, तो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, तो लोग फिर उसको रिमूव करके दूसरे वेंडर्स का यूज करना स्टार्ट करते हैं। ओएस भी उसका यूज की, क्योंकि यूनिक्स भी ओपन स्टैक आ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ज्यादा करके, तो इसके वजह से लोग उसको भी यूज करने लगे। फिर यूनिक्स के बाद लिनक्स वगैरह आ गया, तो लोग फेडोरा इस सब में भी इन्वॉल्व हो गए, धीरे धीरे उसको लेफ्ट पर। मगर सर इसी के कर्नल से वो यूनिक्स सारे कॉपी पेस्ट ही है, एक तरीके से कर सकते हो। सोलरिस का ही जो कर्नल बनाया है वही उसके अंदर यूज हुआ, और यूनिक्स का जो बना उससे कॉपी पेस्ट ये सब लोग मारे। फेडोरा ये सब। फेडोरा, सेंटोस या लिनक्स, तो टोरवाल ने बताया। हाँ टोरवाल, लिनक्स टोरवाल का ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इन पेस्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं, कुछ तो अलग होगा ना सर। अपने एडिट सिर्फ फीचर डाल देते हैं। फंक्शनैलिटी प्रोग्राम डिफरेंस है, जो स्क्रिप्टिंग रन करता है वो उसी का। अब 2003 सर्वर में मैंने बताया था आइटेनियम बेस, जो ब्रांडेड मशीन पे ही रन करता है। दूसरा वेब एडिशन जो है वो रिजर्व किया माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ वेब डिजाइनिंग के लिए, जहां पे वेब सर्वर वगैरह लगाओगे ना, तो वहां पे आप वेब एडिशन यूज करोगे। उसमें आप लोग सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अगर वेब एडिशन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया और आप चाहते हो पूरा सेंट्रलाइज करने का नेटवर्क, तो उसके अंदर ये चीज फैसिलिटी नहीं है, वो सिर्फ वेब डिजाइनिंग के लिए। सर यहाँ पे फिर वो HTML पेज से सेव होता है ना। हाँ, HTML वगैरह या .NET PHP कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बाकी के जो 3 एडिशंस हैं, स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर और वेब एडिशंस, स्टैंडर्ड, इंटरप्राइज और डेटा सेंटर, ये तीनों डोमेन में सेंट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता था। बट मोस्टली इंटरप्राइज एडिशन ही ज्यादा करके यूज किया था, क्योंकि डेटा सेंटर में कॉस्टली होता था, लाइसेंस लेने में कॉस्ट ज्यादा देना पड़ता था, तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज एडिशन से यूज करते थे। और 5 लाख यूजर तक को हम लोग इजी वे में इंटरप्राइज से मैनेज कर सकते हैं। तो डाटा 5 सेंटर में लाख कितना से होता ज्यादा किसको यूज है? और डाटा सेंटर में कितने 5 लाख ही उसको भी। तो फर्क कैसा है इन दोनों में? फर्क क्या होता था, जो डेटाबेस मैनेजमेंट का कंसोल एक एक्स्ट्रा देता था उसके अंदर डेटा सेंटर में, जो इंटरप्राइज में नहीं। तो डेटाबेस तो ऐसे भी लोग ओरेकल, एसक्यूएल सब अलग से ही डालता है उसका प्रोग्राम। अच्छा सर, डेटा सेंटर में अलग से एक एक्स्ट्रा कंसोल अलग से कंसोल। अब आओ 2003 के बाद 2008, तो 2008 में क्या किया इसने, आइटेनियम बेस्ड सिस्टम हटा दिया। अब आप लोग लिख लो 2008 के बारे में। 2008 में क्या किया उसने, 2008 सर्वर लिखो। अब लिखो, ओनली 4 एडिशंस आर अवेलेबल इन 2008 सर्वर। इसमें आइटेनियम बेस्ड सिस्टम रिमूव कर दिया। ओनली 4 एडिशन आर अवेलेबल इन 2K8 सर्वर। हैं? 4 लिख लो, आइटेनियम बेस्ड छोड़ के चारों लिख लो। ओनली 4 वर्जन्स। हाँ, 4 वर्जन नो एडिशन। फिर यहाँ भी वही चीज, वेब एडिशन जो है सिर्फ वेब डिजाइनिंग के लिए रहता था। बाकी तुम्हें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सर्वर वर्वर बनाना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। ये वाला सर। हाँ,
उन तीन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब 2012 सर्वर से क्या किया, अब 2012 में 2012 में 2 एडिशन कर दिया, डाटा को होगा सर। एक स्टैंडर्ड एडिशन और एक डेटा सेंटर एडिशन, 2 ही एडिशन कर दिया। हाँ 12। डाटा सेंटर एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन, पहले स्टैंडर्ड लिख लो फिर दूसरा डेटा सेंटर। स्टैंडर्ड, हाँ अब सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन में आपको 2 ऑप्शन देगा इंस्टॉलेशन के लिए। एक देगा कोर एडिशन, समझ रहे हो, लिख लो स्टैंडर्ड को ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। हाँ ऐसे सिंबल मारो, फिर ऐसे ना स्टैंडर्ड। हाँ स्टैंडर्ड में ऐसे सिंबल लगाओ। हाँ कोर एक कोर एडिशन, तो कोर में क्या होगा, जीयूआई नहीं आएगा, सीधा CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस खुल के आएगा। तो फिर वो हम लेके क्या करेंगे, हमें तो जीयूआई मोड चाहिए। तो वो एडिशंस डेवलपिंग टीम के लिए होता है, जो लोग टेस्टिंग करते हैं ना, डेवलपमेंट करते हैं एप्लीकेशंस को, वो लोग कोर एडिशंस यूज करते हैं। और तुम लोग लोगे डेस्कटॉप इवैल्यूएशन एडिशंस या डेस्कटॉप एक्सपीरियंस एडिशंस। दूसरा वाला डेस्कटॉप डेस्कटॉप इवैल्यूएशन, कुछ में डेस्कटॉप इवैल्यूएशन लिखा रहता है और कुछ में डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लिखा रहता है। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ये जीवाई बेस्ड होता है। हाँ ये जीयूआई बेस्ड। या सर दोनों बेस्ड होता है। कौन सा? नहीं कमांड प्रॉम्प्ट तो सामने रहता है ना CMD, वही बट खुलता ये जीयूआई बेस्ड। उसमें जीआई नहीं होता, बस उसमें जीयूआई नहीं होता है, CLI होता है। वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो डेवलपिंग टीम के लिए। डेवलपिंग टीम मतलब कोडिंग वाले, कोडर वाला जो कोड वगैरह करते हैं। कोर एडिशन वाला है जो CLI बेस्ड है। स्टैंडर्ड में 2 पार्ट कर दो, दोनों, एक कोड एडिशन लिख दो और एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस या डेस्कटॉप इवैल्यूएशन एडिशन। देख लिया। उसके बाद डेटा सेंटर में भी यही चीज लिख दो, डेटा सेंटर में भी कोड मिलेगा और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन एडिशन जो भी है। सर दोनों का सर अरे वही है ना, नॉन रिलेशनल और रिलेशनल RDBMS। रिलेशनल नॉन रिलेशनल डेटाबेस में होता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से क्या लेना देना, वो अलग चीज। रिलेशनल डेटाबेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कोई जुड़ा हुआ एक दूसरे से नहीं होता, वो अलग चीज है। जैसे उसमें टेबल उबल बनाते हैं, कुछ टेबल एक दूसरे से सिंक नहीं होगा, वो रिलेशनल डेटाबेस होगा। जो टेबल सिंगल भी एक्सेस हो जाएगा वो नॉन रिलेशनल होता है, वो अलग होता है, वो SQL में आता है, MongoDB होता है, SQL जो उसकी लैंग्वेज है। हाँ क्लियर हुआ ये। अब एडिशन तो जान गए, अब स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर एडिशंस में क्या डिफरेंस है, कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ देता है, क्योंकि इसी दोनों एडिशंस पे आप लोग को वर्क करना है। तो एक साइड लिखो स्टैंडर्ड एडिशन और एक साइड लिखो डाटा सेंटर एडिशन। 12, 16, 19, 22 कोई भी सबका एक। लिखो स्टैंडर्ड एडिशन, it support NLB and clustering. It support NLB network load balancing। अब ऐसे ऐसे ही नाम सुनने को मिलेगा। It support NLB and clustering। clustering हाँ cluster। It support NLB and clustering। हाँ cluster CLUSTRING clustering
but it doesn't support failover clustering. But it doesn't support failover clustering. ये एनएलबी और क्लस्टरिंग को सपोर्ट करता है बट फेल ओवर क्लस्टरिंग को नहीं सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब समझो, एनएलपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। नेटवर्क लोड बैलेंस, नेटवर्क के अंदर लोड होता है। अब स्टैंडर्ड एडिशन में क्या होता है, क्लस्टर सर्वर बन जाता है, यानी बैकअप सर्वर बन जाता है, बट अगर सर्वर क्रैश हो जाए तो रिकवरी नहीं हो पाता है सर्वर। स्टैंडर्ड एडिशन जो मैंने लिखा है ना, डजंट सपोर्ट फेल ओवर क्लस्टरिंग, यानी सर्वर क्रैश कर गया तो मैं चाहूँ हमारे जैसा कि जैसा सर्वर है वो हमें मिल जाए, तो वो स्टैंडर्ड एडिशन में संभव है। अब लिखो उसके अंदर डेटा सेंटर, इसके अंदर नो बैकअप लिखे सर। क्या चीज इसके अंदर क्लस्टरिंग मतलब, क्लस्टर का मतलब लिख लो आप, डजंट रिकवर सर्वर, सर्वर रिकवर नहीं कर सकते। अगर सर्वर कोई क्रैश कर गया तो उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो सर इसका मेनली यूज कहाँ पर होता है? मेनली यूज होता है सिर्फ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लोड कम है, ज्यादा यूजर्स नहीं है, तो वहां पे आप स्मूथली रन करवा सकते जहाँ ज्यादा लोड नहीं है। हो। हाँ, जहाँ ज्यादा लोड नहीं है। अब डेटा सेंटर में लिखो, इट सपोर्ट एनएलबी एंड क्लस्टरिंग, इट सपोर्ट एनएलबी एंड क्लस्टरिंग एंड इट ऑल्सो सपोर्ट फेल ओवर क्लस्टरिंग। सर्वर अगर क्रैश हो जाए उसकी भी आप रिकवरी कर सकते हो। इट सपोर्ट एनएलबी एंड क्लस्टरिंग एंड इट ऑल्सो सपोर्ट फेल ओवर क्लस्टरिंग। अब आगे लिखो सपोर्ट फेल ओवर क्लस्टरिंग। अब आप उधर स्टैंडर्ड एडिशन के साइड लिखो, यू कैन नॉट क्रिएट extra storage group and mailbox. You cannot create extra storage group and mailbox. in mailbox. Yeah. Mailbox. You are not create extra storage group and mailbox. स्टोरेज ग्रुप मेलबॉक्स क्या होता है ये समझ लो, ये एक्सचेंज सर्वर का फीचर है स्टोरेज ग्रुप और मेल बॉक्स। जैसे मान लो आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है, उसका स्टोरेज ग्रुप आईटी नाम से बना दिया, जैसे ग्रुप क्रिएट करते हो ना, सेल्स का टीम है उसको सेल्स का टीम के स्टोरेज ग्रुप बना दिया, यानी उसका मेल शेयर नाम, आईटी वाला मेल अगर एचआर जान ले तो क्या फायदा, सेल्स वाले का मार्केटिंग वाला जान ले तो क्या फायदा। तो अलग अलग स्टोरेज ग्रुप बना दिए, सबका मेल अपना सेपरेट है, अपने अपने ग्रुप में ही कम्युनिकेशन। फिर दूसरा मैंने बताया मेल बॉक्स। मेल बॉक्स जैसे आप लोग के जीमेल में इनबॉक्स होता है ना आपका, तो एक्सचेंज सर्वर में उसको मेल बॉक्स बोला है, यूजर का अपना इनबॉक्स, वहां पे मेल बॉक्स बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड एडिशन अगर सर्वर डाले हो तो एक्सचेंज सर्वर भी स्टैंडर्ड एडिशन ही डालना पड़ेगा। तो उसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज ग्रुप मेल बॉक्स क्रिएट नहीं कर सकते, यानी जो डिफॉल्ट बना हुआ स्टोरेज ग्रुप वही बनेगा, यानी एचआर भी वही में रहेगा, आईटी भी वही में रहेगा, सेल्स भी वही रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग भी उसी में रहेगा और उसी के अंदर सबका मेल भी रहेगा। बट अगर डेटा सेंटर एडिशन है तो आप 64 स्टोरेज ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, यानी 64 अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और हर एक स्टोरेज ग्रुप के अंदर 5-5 मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। तो 300-350 के करीब मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। लिख लो इन डेटा सेंटर, लिखो जी डेटा सेंटर में लिखो। हाँ डेटा सेंटर, यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा स्टोरेज ग्रुप, यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा स्टोरेज ग्रुप एंड मेल बॉक्स, ब्रैकेट में लिख दो
64 storage group, and each storage group you can create 5 mailbox. Sir, you can create extra storage. Group and mailbox. 64. 60 group create हाँ, लिखो. Each storage group you can create 5 mailbox. Sir, mailbox के बाद एक बार storage group. You can create extra storage group. And mailbox. Bracket में लिखो 64 storage group, and each storage group you can create 5 mailbox. 5 mailbox. जैसे मान लो ये 5 बंदा आईटी टीम का है, इसको एक अलग मेल बॉक्स दे दिया, इसको एक अलग मेल बॉक्स दे दिया, उसको एक अलग मेल बॉक्स दे दिया, इसका मेल अपने इनबॉक्स में रहेगा, इसका अलग। तो ये चीज उसमें कर सकते। अब आप लिखो स्टैंडर्ड एडिशन में 320 मेल बॉक्स हुआ। अब आगे लिखो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर 1 lakh user smoothly managed by standard edition. Smoothly managed by standard edition. और उधर लिखो आप लोग 5 lakh Standard management standard. 5 lakh. 5 लाख। 5 लाख होता है। इतना किसी को भी यूजर ही नहीं है, बट ये सपोर्ट करता है। आगे लिखो a minimum hardware supported by standard editions. Hardware supported by standard editions, यानी एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर मिनिमम हार्डवेयर वगैरह ये सपोर्ट करता है। जैसे अलग से देखिए ऑर्गेनाइजेशन में टेप ड्राइव, ब्लेड सर्वर वगैरह लगे रहते हैं ना, तो वो मिनिमम सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड। और इंटरप्राइज के अंदर लिख लो इट सपोर्ट मैक्सिमम हार्डवेयर इन नेटवर्क। डाटा सेंटर। हाँ, डेटा सेंटर सपोर्ट मैक्सिमम हार्डवेयर, जितना लगाना है लगाओ, सबको ये सपोर्ट करता है। तो टेप ड्राइव यूज होती है। हाँ, टेप ड्राइव, ब्लेड सर्वर अभी सर कौन सा इसमें होता है? कौन सा ड्राइव? टेप ड्राइव, ब्लेड सर्वर, सारे डाटा सेंटर में डेटा सेंटर दोनों में यूज होता है, बट इसमें मिनिमम होता है, उसमें मैक्सिमम होता है। लिख लिया यहाँ तक? आगे पढ़े। ब्लेड सर्वर वगैरह कहाँ से पढ़ोगे? ब्लेड सर्वर होता है क्या वैसे? स्टोरेज होता है, जैसे तुम लोग राउटर कल देखा है ना, उसी तरह से बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगे रहते हैं। ईबीपीबी में अब आने लगे, इतना सारा डेटा, इतना जो डेटाबेस स्टोरेज लगा रहता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो ऐसे सेम टेक्नोलॉजी में क्या है, यही सब हार्डवेयर तो लगे, ब्लेड सर्वर लगे, उसमें बहुत ज्यादा अभी सर नॉर्मल इसका ऑर्गेनाइजेशन में रैक माउंटेड सर्वर होता है ना। रेड माउंट तो सर्वर में होता है, जो स्टोरेज होता है, जो डेटा स्टोर जहाँ पे होता है, वो टेप ड्राइव में ही होता है या ब्लेड सर्वर। टेप ड्राइव बड़े बड़े डिस्क रैक में लगा रहता है, जैसे राउटर स्विच रैक में लगा रहता है ना, उसी तरह से रैक में एक ASCII केबल होता है। हार्डवेयर में पढ़ा होगा तुम लोग। केबल के बाद ASCII डिवाइस ASCII केबल भी होता है। जैसे तुम लोग आईडी सुने? आईडी इंटीग्रेटेड ड्राइवर। हाँ, IDE इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, कनेक्टर होता है जो पहले आटा वाला हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता था, पट्टा टाइप का, बेल्ट के टाइप के नहीं होता था, 3 पोर्ट रहता था, एक मदरबोर्ड में लग गया, एक हार्ड डिस्क में लग जाता था, और एक CD रोम में लग गया। तो इस ऐसे टाइप से इस टाइप से रहता, इट्स कॉल्ड IDE।
और एक होता है SCSI या उसे ICSI बोला जाता है। ICSI कैसा होता है? ये कैसा होता है इसमें बताता हूँ। इसमें सबसे पहले ISCSI एडेप्टर लगाना पड़ता है मदरबोर्ड पे, ठीक है। जैसे लेन के लिए तो लेन कार्ड लगाते हो तभी लेन पोर्ट मिलता है, तो ISCSI एक एडेप्टर आता है, उसको लगा दिए। फिर इसके अंदर ना ऐसे ही लंबे इंटरफेस बने रहते हैं जिसमें 7, 14, 21, 28 ऐसे करके डिवाइस आप अटैच कर सकते हैं। एक लगा दिए हैं मदरबोर्ड में। अब इधर 7 पोर्ट, जैसे इसमें 2 पोर्ट रहता है ना, उसमें 7 रहता है। 14 वाला भी ले सकते हो, 21 वाला भी ले सकते हो, 28 वाला भी। हाँ, एक में ही। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसे ही तो यूज किया जाता है। रैक में हमने लगा दिया सारा, प्रिंटर, स्कैनर, ब्लेड सर्वर, टेप ड्राइव, जो भी लगाना है सब रैक में लगा दिया। और सर्वर तो ओपन रहता है, एक एडेप्टर के साइड लगा दिया और फिर सीधा केबल जाके उन सबको रैक में अटैच कर दिया। वो सारे सर्वर से अटैच। 7 मतलब 7 14 मतलब यहाँ पे क्या है? 7 14 पोर्ट है। जैसे 1 2 पोर्ट इसमें रहता था ना, तो इसमें 7 पोर्ट रहते हैं। 7 पोर्ट वाला भी ले सकते हो तुम, 14 पोर्ट वाला इसकी भी। लेंथ कितनी रहती है? हैं? लेंथ लंबाई कितनी रहती है? 200 मीटर तक। और सर इसके अंदर मतलब पोर्ट के अंदर क्या कनेक्ट करेंगे? ये सब डिस्क वगैरह, डिस्क वही। हाँ, टेप ड्राइव, ब्लेड सर्वर, प्रिंटर, स्कैनर, जो एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह है ना, वो सब इसके थ्रू कनेक्ट नहीं, अलग अलग टाइप के रहते हैं। हाँ हाँ, ब्लेड सर्वर के लिए लगाना है तो ब्लेड सर्वर का पोर्ट रहेगा। अरे अभी तो 4 बार बताए तुम लोग के, एक स्टोरेज होता है। जैसे प्रिंटर एक होता है डिवाइस, उसी तरह से ब्लेड सर्वर भी राउटर का आकार, जैसे राउटर स्विच का आकार होता है, उसी टाइप से वो रहता है। बट उसमें लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हो। अब तुम लोग डिस्क लेते हो तो टीबी में ही आता है, 2 टीबी, 4 टीबी, 5 टीबी। और ऑर्गेनाइजेशन में तो पीबी यूज होता है, उसको तो लार्ज अमाउंट में स्पेस चाहिए, तो वहां पे आपको डिस्क से नहीं लगता है। वो लोग ब्लेड सर्वर या टेप ड्राइव वगैरह ही यूज करते हैं, तो लार्ज अमाउंट में डाटा उससे मिल सकता है। 200 मीटर में सिंगल केबल में रहता है। हाँ, 200 मीटर तक सिंगल केबल। सर तो टेक्नोलॉजी में तो पीपीबी छोटे छोटे उसमें आने लगते हैं ना, तो तब भी बड़े बड़े यूज होते हैं। हाँ, क्यों नहीं यूज होगा। बट मान लो कोई तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है ना। अब मान लो कोई डेटाबेस लगा, मान लो Amazon है, वो लगाएगा तब तो बफर हो जाएगा वो सारे डिवाइस, वो सब यही यूज करते हैं। लगा दिए, जितना बड़ा डिस्क डेटा अपना स्टोर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपना डेटा सेंटर लगाएगा तो ISCSI के थ्रू तो लगाता है। और जितने भी सेम टेक्नोलॉजी जानते हो ना, हार्ड डिस्क यूज करते हैं सर्वर। सर ये SCSI हार्ड डिस्क है। आप सुनो, SCSI जो होता है वो एक केबल है, समझ रहे हो, हार्डवेयर है जो एक्सटर्नल हार्डवेयर को अटैच करने के लिए यूज किया है। और तुम लोग जो SCSI पढ़े हो, ISCSI, वो एक एप्लीकेशन है जो कनेक्ट वगैरह कर रहे थे आप, सर्वर के फीचर है जिससे आप एक मशीन से थोड़ा डिस्क स्पेस काट के दूसरे में डिप्लॉय, वो हार्डवेयर शेयरिंग के लिए, दैट इज एप्लीकेशन, वो हार्डवेयर नहीं है। उसे किसी तो हमने हार्ड डिस्क भी पढ़ा है ना। हाँ, वो जो हार्ड डिस्क तुम पढ़ा है वो ISCSI केबल से ही कनेक्ट होता है। तो SCSI हार्ड डिस्क भी अलग होता है। हाँ, अलग होता है, उसमें पोर्ट भी अलग होता है। अब अभी देखो मैं बता देता हूँ, समझा। आटा आता है, साटा आता है, तो क्या साटा वाला केबल से आटा को जोड़ दोगे? वो भी तो हार्ड डिस्क ही है यार, जोड़ दो। नहीं होता आटा कहाँ आटा से हो जाएगा सर। यार, जब हार्ड डिस्क चर्चा कर रहे हैं तो ATX क्यों ले जा रहे हैं? ATX मदरबोर्ड होता है। आटा, पाटा, साटा ये सब हार्ड डिस्क होता है। तो आटा पे पाटा नहीं लग सकता है, क्यों? क्योंकि पाटा का पोर्ट अलग टाइप होता है। तो उसी तरह से ISCSI का जितने भी हार्ड डिस्क होता है वो अलग टाइप होता है, उसका इंटरफेस लगाने का अलग तरीका होता है, तो अलग से एडेप्टर लगा के हम लोग उसको कनेक्ट सर ISCSI एप्लीकेशन वाला है ना, और ये वाला लिखवा ISCSI एप्लीकेशन आप लोग किए हो जिसमें हार्डवेयर शेयर है, और एक ISCSI केबल होता है
उसका यूज सिर्फ होता है एक्सटर्नल डिस्क को अटैच करने के लिए। हर एक चीज लिखना नहीं है, लिखते लिखते तो सर एक बार वीडियो देखी थी डाटा सेंटर की, तो उसमें जो हार्ड डिस्क लगी हुई थी वही जैसे 3.5 mm वाली होती ना, ये वाली हार्ड डिस्क लगी हुई थी। और एक वो रैक सा बना हुआ था, उसमें कई सारे स्टोरेज ये लगा रखे थे हार्ड डिस्क। हाँ तो वो देखो डेटा, अब वो डेटा सेंटर भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना। अब एक नेहरू प्लेस में भी कोई अपना डेटा स्टोर कर रहा है, वो भी अपना एक डेटा सेंटर बना रखा है। एक टीसीएस आईबीएम भी अपना डेटा सेंटर बना रखा है, एक अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट, सबका अंतर है ना। तो लार्ज अमाउंट में जब डेटा स्टोर करके रखना होता है तो वहाँ पे आईएसजी के थ्रू ही कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट को हम लोग एक बार फोटो दिखा रहे सर लिखवा दो जी सर। क्या चीज लिखवाएं? जी इसका जी और ये कितना सर? थोड़ा सा फर्क करते हो। श्रीमेन जी सब याद रहेगा सर? सब याद रहेगा। हाँ यही तक रहेगा, कल भूल जाओ। जो लिखाने वाला चीज है वो तो हम लिखाई। अब लिखो, कोई भी सिस्टम मिल जाए तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जाके नहीं डाल लें, है ना। तो हमें पता तो होना चाहिए। अब कोई P4 मशीन पे बैठ के सर्वर डालना चाहेगा, डालेगा? नहीं डालेगा ना। तब हमें पता होना चाहिए कि किस सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, है ना। तो लिखो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज सर्वर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इससे स्टैंडर्ड वाले में लिखना सर। नहीं नहीं, ये टॉपिक चेंज करो। हाँ अब आप लोग लिख लो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या हार्डवेयर होना चाहिए? एक हेडिंग विंडोज सर्वर वाले, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले। विंडोज सर्वर होगा ना? भाई एक ही हुआ। विंडोज सर्वर कहो या विंडोज सर्वर ओएस, विंडोज सर्वर से सर्वर। बस सर्वर आ जाए तो आप ओएस तो समझ ही गया ना। आप विंडोज सर्वर लिखो, उसका मतलब ही वही ओएस वाला सिस्टम सर्वर नहीं सर? सर्वर आना चाहिए बस। आज लगता है खाने में मिर्ची कम था, है ना। आज थोड़ा दिमाग कम चल रहा है। नया चीज है ना सर, नया चीज। तो हमें देखो, अब इंटरव्यू में पूछ दिया बताओ यार कम से कम कितना हार्डवेयर दें जो तुम सर्वर डाल दो। ऐसे थोड़ी बोलोगे i7 दे दो, 16 GB रैम दे दो, ये दे दो, ऐसे नहीं बोलेंगे। जो टेक्निकली लैंग्वेज है वो बोलेंगे एटलीस्ट ये। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो लिखो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर सर्वर इंस्टॉलेशन। हाँ, क्या एटलीस्ट तुम्हें हार्डवेयर मिल जाए तो तुम सर्वर इंस्टॉल कर दो। तो एक साइड लिखो आप लोग मिनिमम और एक साइड लिखो रेकमेंडेड। सीपीयू, रैम, एचडीडी, बीजीए। मिनिमम, रेकमेंडेड। मिनिमम मतलब कम से कम होना चाहिए होता है, और रेकमेंडेड का मतलब ठीक ठाक चलने लायक। मिनिमम, रेकमेंडेड। सीपीयू, रैम, एचडीडी, बीजीए, ये कम से कम 4 चीज आप लोग ध्यान रखें। सब जैसे एसएसडी आ रही है जो एचडीडी से काफी फास्ट रहती है, तो अब ये स्टोरेज सेंटर ये नहीं यूज करेंगे एसएसडी? हाँ रहता है, क्लाउड में लगा रहता है। क्लाउड पर होगे दिखाऊंगा, उसमें एसएसडी भी रहता है, उसमें मैग्नेटिक डिस्क भी रहता है, उसमें एचडीडी भी रहता है। जो तुम्हें लेना है ले सकते हो। और एसएसडी के भी 2 टाइप होते हैं, एक स्टैंडर्ड एसएसडी आता है, एक प्रीमियम एसएसडी होता है। प्रीमियम तो 10,000 IOPS होता है पर सेकेंड। यहाँ पे देखो, तो सीपीयू जो है एटलीस्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए, और ये 64 बिट प्रोसेसर में होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ मिनिमम 2.4। हाँ मिनिमम 2.4 गीगाहर्ट्ज। हाँ
मिनिमम 64 तो कम रहेगा। 64 बिट रहेगा। हाँ 64 बिट ही सीपीयू होना चाहिए और प्रोसेसर स्पीड 2.4 2.4 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए। अपना लैपटॉप से विंडोज 11 में 64 बिट में आता है, 32 बिट खत्म हो गया तो। हाँ और यहाँ 3.0 रैम एटलीस्ट 4 GB होना चाहिए, 16 GB रिकमेंडेड है। 4 GB काम हो जाएगा। 4 GB में इंस्टॉल सिर्फ होगा, ध्यान रखना कुछ काम करना चाहोगे तभी क्लिक कर देना, शाम में जाके वो ओपन होगा। इसलिए ध्यान रखना 4 GB में कुछ नहीं होगा। सर आज जाके अभी कर लेंगे, फिर कल चला 12 लेंगे। GB हो जाएगा। 12 GB तक में ठीक है, लेकिन सारा प्रैक्टिकल अगर स्मूथली करना चाहते हो सर्वर का, क्योंकि हम लोग 3 मशीन एक साथ भी बनाएंगे तो 16 GB तो एटलीस्ट होना मेरे चाहिए। लैपटॉप में हाँ 8 GB कम पड़ जाता सर 2 मशीन में। 2 मशीन में रोएगा, यहाँ पे 8 GB है ना, एक मिले तो चलेगा ही नहीं। सर जी भिगो के दो। आज नहीं चलेगा, यहाँ पे 8 GB डला हुआ है ना, चेक कर सर लो। 1 महीने के लिए फिर हमें असाइन कर दीजिए सर वो वाला। नहीं प्रैक्टिकल जो हम लोग कराएंगे ना वो 16 GB वाले ही लैब में कराएंगे, ठीक है। आप लोग घर पे बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने की, 8 में है, 601 में है, 604 में 8 GB में तो सर नहीं हो पाएगा। नहीं। 12 GB चल जाएगा। 12 GB 12 GB में चल जाएगा, काम चल जाएगा। ये थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन चल, बस 8 GB या 4 GB में चाहोगे तो नहीं होगा, तो फिर अभी क्लिक कर लेना, घूम फिर के आना 2-3 घंटे बाद वो आज जो प्रैक्टिकल करेंगे उसे आज चालू करके कल करेंगे। हाँ जैसे पहले MTNL वगैरह में अगर कल बात करना है तो आज से ट्राई करना। मम्मी बुला हार्ड डिस्क एटलीस्ट 80 GB होना चाहिए, 80 GB हार्ड डिस्क रेकमेंडेड। देखो ऐसे 100 GB बोलते हैं, बाकी 80 GB भी ले लेगा तो चलेगा। एक हार्ड डिस्क है जिसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। हाँ सर रिकमेंड में कितना? 100 GB और VGA 1024 768। ये तो बाय डिफॉल्ट ही आता है आप लोग को। दोनों में सेम है। हाँ उसमें HDMI लगा सकते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एटलीस्ट डिस्क होना चाहिए तब हम लोग इंस्टॉल कर पाए। नया लैपटॉप लेकर सर 70,000 आज पापा से 12 GB है, 8 GB और लगा लेता हूँ। i3 अगर कंप्यूटर होगा ना, i3 5th जनरेशन से ऊपर तो समझो सही चल जाएगा। मेरी तो 8th जनरेशन सर मेरा i7। हाँ तो फिर 8 GB चल जाएगा। मेरा i5 है 5th जनरेशन 4 GB रैम के साथ। और सर मेरे पीसी में भी चल जाएगा। देखो i3 तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रैम एटलीस्ट 12 GB कम से कम होना चाहिए। सर रैम की आज ही दुकान खोलता हूँ सर, मैं बहुत देर से टाइम किया। देखो क्योंकि सर्वर हैवी होता है तो सारा फाइल अगर रैम के अंदर एक साथ नहीं आएगा 8 GB में है विंडोज में होता है। तो सर ने बोला सही आज चलेगी कल बात इंस्टॉल करेंगे। तो हो जाएगा, इंस्टॉल तो मैंने बोला 4 GB में ही हो जाएगा। पर जैसे तुम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे, प्रोग्राम पे भी क्लिक करना, वो ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा तक। सर रेहान कोई टेंशन नहीं है, मूवी देख लेगा तब तक। लेकिन पूरा MCSE प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में 1 शताब्दी निकल जाएगा। इससे कम में होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं, इस पे ट्राई करते हैं। दोनों के लिए सर देखिए से कीजिए तो इंस्टॉल करके देखना ना अभी। मेन रैम का खेल है। हाँ रैम होना चाहिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इसमें सर 8 GB हो गए। रोज आएगा कौन सा लगेगा इसमें? एक डल जाएगा। प्रोसेसर हैं? प्रोसेसर कौन सा लगेगा?
सर कुछ बैच के बच्चे हाइपरवाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो वो किस उसमें आता है हाइपरवाइजर? हाइपर भी होता है, विंडोज का ही फीचर है माइक्रोसॉफ्ट। वो VMware यूज नहीं करता। उस पर चले जाते हैं प्रॉपर्टी। नॉर्मली क्या होता है, या तो VMware यूज करो या हाइपर भी यूज करो। तो हाइपर भी यूज करने के लिए तुम्हें सर्वर बेस मशीन में जाना है। इस पे क्लिक करेंगे लंच करके आ जाएंगे, उसके बाद होगा सर इसमें। सर अभी तक वाटर हम लोग लंच कर जाते हैं। तो इसमें एक डाल के देखते हैं ना, क्लिक करेंगे तो देखना कि घूमता रहेगा ये भी। एक अभी डाल देते हैं। कौन सा सर्वर डाउनलोड कर रहे हैं? इस लैब में कॉन्फ़िगरेशन करना 40 GB है। सपोर्ट कितना? 40-50 GB पूरी रैम लगा दो यार। VMware तो आप लोग को यूज करने आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। धुआं ना निकल जाए प्रोसेसर से। धुआं ना निकल जाए। तो सर अभी रो रहा है, ये सर्वर डालते तो ये त्याग देगा। ये सब तो पहले होना चाहिए सर। कहाँ पे? 60 GB 80 GB कर लेते हैं। ऐसे एक्चुअली होता क्या है, 7 GB पे भी चल जाएगा, क्योंकि जब इंस्टॉल होता है तो 10 से 12 GB ही इंस्टॉल होता है। बट फ्री स्पेस होना चाहिए ये अपना फाइल को सिंक कर सके, इसलिए स्मूथली रन। सी में इंस्टॉल करना से नहीं करना चाहिए। सी में सी भर जाएगा तो फिर स्लो। सर इसमें तो मेमोरी आपने 2 GB ले ली है, मेमोरी 2 GB ले बढ़ा रहे हैं 2 GB तो रोएगा, चलेगा, इंस्टॉल ही नहीं होगा। 8 GB ले लोगे तो इसमें 8 GB है ही। इसमें पता नहीं किसने वो इंस्टॉल कर रखा है। 8 GB तो सी ड्राइव में किया। हैं? 8 GB तो सी ड्राइव में कर रखा है। कैसे चलेगा? सिंक करके उधर से निकालो। 128 GB वाला रैम कैसे चलता है? 28 GB जो रैम फिर इसमें ऐड कर पाएगा ना? हाँ, उसकी स्पीड कैसी रहेगी? कितना? 128 GB क्लाउड पे लो ना, 128 GB रैम 448 GB तक का रैम अब लेगा 128 GB और 32 प्रोसेसर एक सर्वर पे लगा। 65,000 रुपया रेंट देगा। एक साल राहुल लेगा। आज राहुल लेगा प्रैक्टिस करने के लिए। दद्दू को बोलना राहुल भाई आजीवन बढ़ते रहेंगे उसी अपने ऐसा गुजार करो से प्रोसेसर सबसे महंगा देखो, इसमें थोड़ा स्लो कंपनी का लेता हूँ सर। जो डेटा, अब जैसे गूगल के डेटा सेंटर है उस पे तो 32 का 64 प्रोसेसर एक मदरबोर्ड। लेकिन सब के वर्कलोड भी तो बहुत हाई रहता है। उनको यूज इसलिए किया जाता होगा कि तो यूज सर इसलिए किया जाता होगा कि तुम लोग अपने में लगा के देखो, नहीं तो खुल ही नहीं रहा है। हमारा अपने को लेकर सर उसी में करके देखो। और आज जाओगे ना तो उस गार्ड को बोल देना, जब मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया लैब 601 या 608 या 604 ये 16 GB है। ठीक है सर, बोल 16 GB है। 148 जिसमें 16 GB है उसमें करो, इंस्टॉल करके देखो। इसमें तो हमें पता है 16 GB पासवर्ड सर्वर इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है।
सर हैं? पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है क्या पासवर्ड है? मेरा सर्वर डाउनलोड हो गया सर। डाउनलोड क्यों कर रहे हैं? हाँ तब बेस मशीन में मत डालो, VM पेयर में छोड़ दे दे। पासवर्ड तो उससे ले लो ना, रवि से जाके, रवि से बोलो। ना ना अनुराग भाई को बता रहे सर कहाँ में बहुत कहाँ रखा है? कहाँ में बता रहे सर, बाहर ले गए थे। लेकिन अनुराग से सर कुछ लिया भी था नहीं है ना। ये पुरानी मशीन तो नहीं है। सर इसमें तो ज्यादा प्रैक्टिकल ही होगा सर। नहीं, 2 तरीका है। हो जाएगा 12